वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक कन्नड़ा मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है 21 आवर्स। पता नहीं ये 21 नंबर में क्या छुपा है, कभी 21 ग्राम्स, कभी 21 आवर्स, कभी 21 डेज। खैर ये एक क्राइम सस्पेंस मूवी है। कहानी ये है कि एक लड़की अचानक से मिस हो जाती है। एक पुलिस ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। तो फाइनली उस लड़की का क्या हुआ, कहाँ पर गई, क्या वो जिंदी भी है या मर गई, यही सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही गिरीश नाम का एक बंदा अपनी वाइफ के साथ गाड़ी में जाते हुए जो नाम के एक बंदे को कॉल करता है। कहने लगता है कि मेरी बेटी घर में झगड़ा करके घर से बाहर चली गई, मेरी वाइफ रास्ते में है, जब तक हम नहीं आ जाते तब तक तुम मेरी बेटी को किसी पास के पुलिस स्टेशन में ड्रॉप कर दो, मैं आके मेरी बेटी को ले जाऊंगा। तो जो भी इस बात के लिए ओके कह देता है। थोड़ी देर बाद गिरीश किसी पुलिस स्टेशन में आकर एक पुलिस वाले से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है कि इसकी बेटी कहाँ पर है। पुलिस वाला शॉकिंग से पूछने लगता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ पर कैसे हो सकती है। गिरीश कहने लगता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो से बात की, मेरी बेटी को किसी पुलिस स्टेशन में सेफ रखने के लिए कहा। तो जो ने कहा कि श्रीकांत नाम का एक पुलिस ऑफिसर वो मेरी बेटी के पास भेजेगा। श्रीकांत मेरी बेटी को पास ही एक पुलिस स्टेशन में ड्रॉप करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। पुलिस ऑफिसर श्रीकांत कहाँ पर है, मुझे उनसे बात करनी है। वो पुलिस वाला कहने लगता है कि सर इस पुलिस स्टेशन में श्रीकांत नाम का कोई भी बंदा नहीं है और इसी तरह आपकी बेटी के बारे में हमको कुछ भी आइडिया नहीं। तो गिरीश फौरन जो को कॉल करता है। कहने लगता है कि मेरी बेटी पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं है। इस पुलिस स्टेशन में श्रीकांत नाम का कोई भी पुलिस वाला ही नहीं है। जो गिरीश से थोड़ा टाइम मांगकर एक लोकल एमएलए को कॉल करता है जो उसका फ्रेंड होता है। उस एमएलए से कहने लगता है कि सर मैंने आपको एक लड़की के बारे में आपसे हेल्प मांगी थी ना, आपने कहा था कि श्रीकांत नाम के किसी पुलिस ऑफिसर को उस लड़की के पास भेजेंगे, लेकिन वो लड़की अभी भी पुलिस स्टेशन में नहीं पहुंची। वो एमएलए फौरन श्रीकांत को कॉल करता है। कहने लगता है कि मैंने तुमको एक लड़की के बारे में बताया था कि एक लड़की को पिकअप करके पुलिस स्टेशन के पास छोड़ो। अब उस लड़की के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन के पास वेट कर रहे हैं। लड़की पुलिस स्टेशन में नहीं है, लड़की कहाँ पर है। उस वक्त श्रीकांत थोड़ा नींद में होता है। उस एमएलए को बताने लगता है सर थोड़ा काम होने की वजह से मैं लेट से उस एड्रेस पर पहुंचा उस लड़की को पिकअप करने के लिए, लेकिन वहां पर कोई भी लड़की मौजूद नहीं थी। तो मैं समझा कि शायद आप मेरे बदले दूसरे बंदे को भेजे होंगे। यह सुनने के बाद एमएलए गुस्से में श्रीकांत से कहने लगता है तुमने कितनी बड़ी गलती की, अब वो लड़की मिसिंग है। अगर ये बात बाहर आ गई, इस मामले में मैं भी इन्वॉल्व होने की वजह से मेरा नाम भी खराब हो सकता है। तुम कुछ भी करके फटाफट से उस लड़की को फाइंड आउट करो, अनऑफिशियली इस केस को डील करो, बात मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए। उसके बाद पुलिस ऑफिसर श्रीकांत उस पुलिस स्टेशन को जाता है जहां पर गिरीश और उसकी वाइफ बैठे होते हैं। वहां का पुलिस वाला श्रीकांत को देखकर कहने लगता है कि सर इन्होंने पुलिस ऑफिसर श्रीकांत कहा, क्राइम ब्रांच श्रीकांत नहीं कहा था, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आपको पहचान नहीं पाया। उसके बाद श्रीकांत वहाँ के पुलिस वालों को बाहर भेज के गिरीश और उसकी वाइफ को अकेले बिठाकर कहने लगता है कि आपकी बेटी के मामले में बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद है, इन्वॉल्व है, सो उन लोगों के नाम बाहर ना आए, इसलिए मैं आपकी बेटी का केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। एफआईआर फाइल नहीं होगा क्योंकि यह अनऑफिशियल इंक्वायरी है। उसके बाद श्रीकांत अपने टीममेट आर्यन को कॉल करके माधुरी के मिसिंग केस के बारे में बताने लगता है। मतलब गिरीश की बेटी का नाम होता है माधुरी। कहने लगता है कि इस केस को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करना होगा। सो तुम माधुरी के रिलेटेड जो लोग हैं उन सारे लोगों को एक 5 स्टार होटल में बुलाओ, सारे लोगों को अलग अलग कमरे में रखो और इसी तरह मैं वहां पर आने तक उन सारे लोगों के फोन नंबर्स को ट्रैकिंग करो, कॉल डेटा को निकालो, लास्ट 21 आवर्स का लोकेशन भी निकालो। थोड़ी देर बाद श्रीकांत उस होटल को जाता है, अपनी टीम से मुलाकात करता है। आर्यन से कहने लगता है कि अब तक क्या क्या डिटेल्स पता की, सब कुछ मुझे बताओ। आर्यन कहने लगता है कि सर एक रूम में माधुरी का हस्बैंड रंजीत और उसकी माँ मौजूद है। रंजीत की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। हमारे इंक्वायरी के हिसाब से कल दोपहर रंजीत और उसकी माँ किसी होटल में लंच के लिए गए थे। जब माधुरी अपने घर से चली गई, रंजीत और उसकी माँ अपने घर में मौजूद नहीं थे, वो दोनों बाहर थे। दूसरे रूम में हमने विशाल नाम के एक बंदे को रखा। विशाल माधुरी का एक्स बॉयफ्रेंड है। मतलब रंजीत से शादी होने से पहले माधुरी विशाल के साथ ही रिलेशनशिप में थी। विशाल इसी दरमियान में अपनी ओन कंपनी को स्टार्ट किया और इसी तरह रिसेंटली कृतिका नाम की एक लड़की से एंगेजमेंट भी हुई। विशाल को ड्रग्स लेने की आदत है। माधुरी मिस होने से पहले माधुरी ने विशाल से कॉल में बात किया था। दूसरे रूम में जो नाम के एक बंदे को रखा। जो को बहुत सारे नाइट क्लब्स है और इसी तरह बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ इसका उठना बैठना है। जब माधुरी का फादर गिरीश
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते समय जो से मुलाकात हुई, इसीलिए गिरीश जो को याद किया। दूसरे रूम में माधुरी के पेरेंट्स को भी रखा। उसके बाद श्रीकांत अपनी टीम से कहने लगता है, कल रात कोई अनजान बंदा माधुरी के पेरेंट्स को कॉल करके मेरा नाम यूज करते हुए उनसे कहा कि उनकी बेटी उसके पास सेफ है, और जिस नंबर से गिरीश को कॉल आया वो मेरा नंबर है ही नहीं। वो नंबर किसका है, प्रेजेंट लोकेशन क्या है, फटाफट से तुम लोग फाइंड आउट करो। उसके बाद श्रीकांत गिरीश और उसकी वाइफ के पास आता है, पूछने लगता है कि एक्चुअली क्या हुआ। सो गिरीश जो कुछ भी हुआ वो श्रीकांत को बताने लगता है। कल रात माधुरी ने सडनली मुझे कॉल किया, कहने लगी थी कि घर में कुछ झगड़ा हुआ, मैं अपने ससुराल से बाहर आ गई, मुझे प्लीज लेने आ जाओ, फिलहाल मैं मेरे फ्रेंड विशाल के पास हूँ। ये सुनने के बाद गिरीश माधुरी से फोन विशाल को देने के लिए कहता है। विशाल साइड में जाकर गिरीश से बात करने लगता है। विशाल ने कहा था, आपको तो माधुरी के बारे में पता ही है, मुझसे कहने लगी कि वो सुसाइड कर लेगी, इसीलिए मैं उसके साथ बैठा हूँ। लेकिन सर रिसेंटली मेरी एंगेजमेंट हुई, मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है। अगर ये बात मेरी मंगेतर को पता चली कि मैं आधी रात को माधुरी के साथ हूँ तो वो मुझ पर गुस्सा करेगी। प्लीज आप फौरन आकर माधुरी को ले जाओ या तो फिर किसी को भेज दो। तो मैंने फौरन जो को कॉल किया। थोड़ी देर बाद जो ने मुझे कॉल करके ये बताया कि श्रीकांत नाम का एक पुलिस ऑफिसर मेरी बेटी को पिकअप करने के लिए वहाँ पर जाएगा, पुलिस स्टेशन के पास ड्रॉप करेगा। और थोड़ी देर बाद ये एक अनजान बंदा मुझे कॉल किया, अपना नाम श्रीकांत बताया, कहने लगा था कि आपकी बेटी मेरे पास सेफ है, फौरन आप पुलिस स्टेशन के पास आ जाओ। बात करते समय मैंने एक लड़की की आवाज भी सुनी, शायद वो लड़की लेडी कांस्टेबल होगी। श्रीकांत गिरीश को बताने लगता है कि मैंने आपको कॉल ही नहीं किया, एक्चुअली वो नंबर मेरा है ही नहीं, किसी ने मेरा नाम यूज किया, हम उस फोन को ट्रैक कर रहे हैं। उसके बाद श्रीकांत अपनी टीम के पास आकर अपनी टीम के साथ ट्रैफिक के सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करने लगता है। सो फुटेजेस के दौरान श्रीकांत को एक इनोवा कार नजर आती है। इसे देखकर थोड़ा शॉक में रह जाता है, लेकिन अपनी टीम को कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद आर्यन श्रीकांत से कहने लगता है कि सर हमने उस नंबर को ट्रैक किया, वो नंबर हुबली में दिखा रहा है, किसी लक्ष्मम्मा नाम पर है वो नंबर, लोकल पुलिस वालों को वहाँ पर भेजा, थोड़ी देर बाद इन्फॉर्मेशन आएगी सर। उसके बाद श्रीकांत माधुरी के हस्बैंड रंजीत के रूम में जाता है। रंजीत और उसकी माँ से पूछने लगता है कि क्यों माधुरी तुम्हारा घर छोड़ के चली गई, कल एक्चुअली हुआ क्या था। सो रंजीत और उसकी माँ जो हुआ वो बताने लगते हैं कि कल दोपहर को रंजीत उसकी माँ माधुरी लंच कर रहे थे साथ में बैठकर। रंजीत की माँ हमेशा माधुरी को ताने दिया करती थी कि शादी होके इतनी दिनों बाद भी माधुरी अभी तक माँ नहीं बनी। सो इसी बात को लेकर माधुरी और रंजीत की माँ के बीच झगड़ा होता है। माधुरी फौरन लंच के दरमियान उठ के चली जाती है। रंजीत श्रीकांत से कहने लगता है कि माधुरी झगड़ा करके वहाँ से उठ के जाने के बाद मैं और मेरी माँ बाहर होटल में जाकर लंच किया, और रात होने के बाद जब हम वापस अपने घर आए, घर में माधुरी मौजूद नहीं थी। खैर अब श्रीकांत ने ऑलरेडी रंजीत के फोन को ट्रैक करके रखा था, उसके कॉल रिकॉर्ड्स मैसेजेस को हासिल किया था। चोरी छुपके रंजीत से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम गे हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे मैनेजर के बीच रिलेशनशिप भी है। तुम दोनों के बीच जो चैटिंग हुई वो मुझे अभी अभी पता चली, और मुझे पता है कि तुम कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हो। थोड़ी देर बाद मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा। दूसरी तरफ वो पुलिस वाले उस नंबर को ट्रैक करते हुए हुबली जाते हैं। वहाँ पर लक्ष्मम्मा नाम की एक औरत तो होती ही है। इस औरत से इसके फोन के बारे में पूछने पर यह बात पता चलती है कि कुछ दिनों पहले इस औरत ने अपने फोन को गवा दिया। लक्ष्मम्मा अनएजुकेटेड होने की वजह से आपने उस फोन नंबर को ब्लॉक नहीं किया। सो श्रीकांत समझ जाता है कि किसी ने उसी नंबर का इस्तेमाल करके गिरीश को कॉल किया होगा। उसके बाद श्रीकांत विशाल के पास जाता है। उस वक्त विशाल ड्रग्स ले रहा होता है। श्रीकांत को देखकर अपने ड्रेस को अपनी जेब में छुपा लेता है। विशाल से भी यही पूछने लगता है कि कल क्या हुआ, मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। विशाल कहने लगता है कि रंजीत गे होने की वजह से माधुरी को दूर रखता आ रहा है। रंजीत की माँ बच्चे चाहती थी, इसी बात को लेकर हमेशा माधुरी से झगड़ा किया करती थी। सो कल लंच के वक्त भी रंजीत की माँ माधुरी से झगड़ा किया। सो माधुरी इस बात को बर्दाश्त ना करते हुए रंजीत की माँ को असली सच बता देती है कि रंजीत एक गे है, गलती मेरी नहीं तुम्हारी बेटे की है। माधुरी सच बताने की वजह से रंजीत को गुस्सा आकर रंजीत माधुरी को मारने पीटने लगा था। सो माधुरी फौरन मुझे कॉल करके मुझसे मुलाकात की। मुझसे कहने लगी थी कि वो रंजीत को डिवोर्स देकर मुझसे शादी करेगी, लेकिन मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। सो मैंने माधुरी को मना कर दिया। इसके बाद माधुरी अपने फादर को कॉल करके घर आने की बात की। रात होने की वजह से मैंने माधुरी को अपने घर ले गया। थोड़ी देर बाद श्रीकांत नाम का एक पुलिस ऑफिसर एक लेडी कांस्टेबल के साथ हमारे घर के पास आया। वो दोनों अपनी गाड़ी में माधुरी को ले गए।
उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं सर। ये सुनने के बाद श्रीकांत हंसते हुए विशाल से कहने लगता है कि सच ये नहीं है, सच क्या है मैं तुमको बताता हूँ, सुनो। कल रात तुम माधुरी को अपने घर ले गए। एक्स BF GF होने की वजह से तुम दोनों तुम्हारे घर में कांड किया। तभी कृतिका तुम्हारे घर आकर तुम दोनों को उस हाल में देख लिया। गुस्से में आकर कृतिका माधुरी को मार दिया। उसके बाद माधुरी की डेड बॉडी को तुम दोनों ने कहीं पर दफना दिया, छुपा दिया। विशाल कहने लगता है नहीं सर, हम दोनों के बीच कांड नहीं हुआ। माधुरी मेरे घर आने के बाद अपने प्रॉब्लम्स को बताने लगी थी। तभी वहाँ पर कृतिका आई। हम दोनों को एक साथ देखकर गलत समझने लगी। मुझे एक छापड़ भी मारा। झगड़ा ज्यादा ना हो इसीलिए माधुरी मेरे घर से बाहर चली गई। श्रीकांत का वेट कर रही थी। उसके बाद श्रीकांत जो के पास जाकर क्या हुआ ये पूछने लगता है। जो कहने लगता है कि कल रात मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में था। तभी उसी वक्त गिरीश मुझे कॉल करके अपनी बेटी के बारे में बताया। कहने लगा था कि किसी पुलिस वाले को उसकी बेटी के पास भेजे, किसी पुलिस स्टेशन में ले जाकर सेफ रखे। मैं खुद माधुरी के पास जाना चाहता था लेकिन मैं ड्रिंक किया था, ड्राइव नहीं कर सकता, ऊपर से बहुत दूर था मैं। सो इसीलिए मैं MLA को कॉल करके हेल्प मांगी। वो MLA श्रीकांत नाम के एक पुलिस ऑफिसर को वो काम सौंपा। मैं दोबारा गिरीश को कॉल करके माधुरी की फोटो मंगवाया और माधुरी की फोटो को श्रीकांत के नंबर को फॉरवर्ड किया। उसके बाद मैंने सोचा कि वो पुलिस ऑफिसर माधुरी को पुलिस स्टेशन छोड़ दिया होगा। यह सुनने के बाद श्रीकांत जो से कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने माधुरी की फोटो मुझे नहीं बल्कि मुट्टाई नाम के एक बंदे को फॉरवर्ड किया। मुट्टाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करता है, उसी तरह एक ब्रोथल हाउस को भी रन करता है। जब तुमने माधुरी की फोटो को मुट्टाई को भेजा, मुट्टाई की इनोवा कार माधुरी को लेने के लिए गई थी। मैंने CCTV फुटेज में उसकी कार को देखा। जो डर के मारे श्रीकांत से कहने लगता है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। मुट्टाई को मैं रिसेंटली जानता हूँ, सिटी में स्पा का बिजनेस है उसका, लेकिन सच में ब्रोथल हाउस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। जब मैं पार्टी में था गिरीश माधुरी की फोटो मेरे फोन को व्हाट्सएप किया। मुट्टाई लड़कियों का दीवाना है, सो मुट्टाई के साथ मजाक करने के लिए मैंने माधुरी की फोटो मुट्टाई को भेजा। मुट्टाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है ये सच में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। खैर तभी उसी वक्त श्रीकांत की टीम श्रीकांत को आके ये बताती है कि सिटी के बाहर एक लड़की की लाश मिली। श्रीकांत अपनी टीम को भेजकर लड़की की शिनाख्त करने के लिए कहता है। सो हॉस्पिटल जाने के बाद यह बात पता चलती है कि वो लड़की की लाश और किसी की नहीं माधुरी की है। यह जानने के बाद श्रीकांत MLA को कॉल करके ये बताने लगता है कि ये केस अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन गया। अभी माधुरी की डेड बॉडी मिली है। माधुरी के डेड बॉडी के साथ साथ और 4 लोगों के डेड बॉडीज मिले, उसी तरह ड्रग्स भी। अब तो सर जरूर से FIR दर्ज करना होगा। बात मीडिया के सामने आ गई। अब शायद ये केस किसी दूसरे ऑफिसर के हाथ जा सकता है। MLA कहने लगता है कि तुम रूल के हिसाब से उस केस को किसी लोकल पुलिस ऑफिसर को सौंप दो, उसके बाद मैं देख लूंगा। सो श्रीकांत इस इन्वेस्टिगेशन को बीच में ही रोक देता है और उस होटल में जो लोग होते हैं उन सारे लोगों को भेज देता है। उसके बाद श्रीकांत अपनी गाड़ी में बैठकर एक अजीब की हंसी हंसने लगता है। वहाँ से वो एक सीक्रेट प्लेस आता है। उस सीक्रेट प्लेस में पैसों से भरे हुए बैग होते हैं। जब उन सारे बैग्स को निकालने ही वाला होता है तभी एक गुंडा श्रीकांत पर गन पॉइंट आउट करता है, लेकिन तभी श्रीकांत उस बंदे से गन छीनकर उल्टा इसके ऊपर गन पॉइंट आउट करता है। कहने लगता है कि रेवती अभी भी जिंदा है। मुझे पता है तुमको भेजने वाली रेवती ही है, क्योंकि ये प्लेस सिर्फ मुझे और रेवती को ही पता है। ऐसा कहकर उस गुंडे को मार देता है और पैसों की बैग्स लेकर जब वहाँ से जा रहा होता है उसी एरिया में श्रीकांत एक कार में रेवती को देखता है जो बहुत ही बुरी हालत में घायल होती है। रेवती से कहने लगता है कि मैंने तुमको बिना मारे छोड़ दिया, यही मेरी गलती है। सो इस बार श्रीकांत रेवती को जान से ही मार देता है। उसके बाद स्टोरी 21 आवर्स पीछे जाती है। एक्चुअली श्रीकांत और रेवती ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। रेवती कुछ ड्रग्स के डीलिंग्स वगैरह करती रहती है। सो रिसेंटली रेवती को ये बात पता चलती है कि श्रीकांत ने एक बहुत बड़े ड्रग्स के माल को पकड़ा। सो रेवती श्रीकांत को एक आइडिया देती है कि श्रीकांत उस ड्रग्स को गवर्नमेंट को ना सौंपते हुए वो किसी दूसरे बंदे को बेच दे तो इन दोनों को बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है। रेवती इस ड्रग्स के बारे में एक बंदे से डील भी करती है। कल रात श्रीकांत और रेवती ये दोनों डील करने के लिए वेट करते रहते हैं। तभी उसी वक्त MLA श्रीकांत को कॉल करता है, माधुरी के बारे में बताता है कि उसे पिकअप करना है, किसी पुलिस स्टेशन के पास ड्रॉप करना है। सो श्रीकांत इस काम के लिए ओके कह देता है। थोड़ी देर बाद जो माधुरी की फोटो श्रीकांत के नंबर को फॉरवर्ड करता है। उसके बाद जब श्रीकांत अपने फोन से गिरीश को कॉल करने ही वाला होता है, श्रीकांत का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से श्रीकांत रेवती का फोन लेकर गिरीश को कॉल करता है। विशाल का एड्रेस लेकर श्रीकांत और रेवती ये दोनों
उस एड्रेस के पास जाने लगते हैं। वहाँ जाने के बाद श्रीकांत रेवती से कहने लगता है कि तुम लेडी कांस्टेबल बनकर माधुरी को रिसीव करो, क्योंकि वो लड़की है ना, अगर मैं गया तो मुझ पर भरोसा नहीं करेगी, मैं कार में ही वेट करूंगा। सो रेवती उसी तरह से माधुरी के पास जाकर उसे पिकअप कर लेती है। उसी वक्त विशाल अपने घर से ये सारी चीजें देख रहा होता है। उसके बाद जब श्रीकांत रेवती ये दोनों माधुरी को किसी पुलिस स्टेशन के पास ड्रॉप करने ही वाले होते हैं, तभी दूसरी गैंग वाले रेवती को मैसेज करते हैं, मतलब एक एड्रेस बताते हैं डील ओके करने के लिए। ये देखने के बाद श्रीकांत माधुरी से कहने लगता है कि हम दोनों को दूसरी जगह पर एक छोटा सा काम है, वो काम करके हम आपको पुलिस स्टेशन छोड़ेंगे। सो माधुरी हाँ कहने पर श्रीकांत और रेवती ये दोनों डील बात करने के लिए सिटी के बाहर जाते हैं। श्रीकांत उस गैंग को ड्रग्स दिखाते हुए उनसे पैसे मांगता है। तभी उसी वक्त उस गैंग का एक बंदा श्रीकांत पर गन पॉइंटेड करता है पीछे से, कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम पुलिस वाले हो, वो लड़की जो कार में बैठी है ना, उसने मुझे बताया तुम ड्रग्स देने के बहाने से हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए आए हो ना। तो यह सुनने के बाद श्रीकांत और उस गैंग के बीच बहुत हाथापाई होती है। श्रीकांत फाइनली उन सारे लोगों को मार देता है। और जब श्रीकांत उस गैंग के पैसे लेकर अपनी कार के पास आता है तो श्रीकांत ये देखता है कि माधुरी मर चुकी है। शायद उस गैंग के किसी बंदे ने माधुरी को मार दिया, या तो फिर गोलियों की अटैक में माधुरी मर गई। सो श्रीकांत एक प्लान बनाता है, माधुरी की लाश को उन 4 लाशों के बीच रखकर वहाँ पर ड्रग्स भी रख देता है, मतलब देखने वालों को ऐसा लगे कि माधुरी ड्रग्स में इन्वॉल्व है। और जब श्रीकांत दोबारा अपनी कार के पास आता है तो वहाँ पर रेवती नहीं होती, सारे पैसे लेकर भाग चुकी होती है। रेवती किसी जगह पर आकर बैग में के सारे पैसे अपने कपड़ों में ठोसने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद अनलकीली श्रीकांत रेवती को देख लेता है। उसके पास से सारे पैसे लेकर उसे एक गोली मार के चला जाता है, लेकिन लकीली रेवती नहीं मरती। उसके बाद श्रीकांत उस सीक्रेट प्लेस आकर इस सारे पैसों को छुपा देता है। श्रीकांत एमएलए जो ग्रीश को ये भरोसा दिलाने लगता है कि श्रीकांत माधुरी से मिला ही नहीं। वहाँ से जाते जाते श्रीकांत माधुरी के फोन को किसी लॉरी में फेंक देता है। अब उसी तरह श्रीकांत ने रेवती का फोन लेकर ग्रीश को कॉल किया था, क्योंकि श्रीकांत का फोन स्विच ऑफ हो गया था। खैर इसके कुछ दिनों बाद वो एमएलए अपना इन्फ्लुएंस यूज करके माधुरी का केस दोबारा श्रीकांत को ही सौंपता है। यह जानकर श्रीकांत एक अजीब की हंसी हंसने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।